हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी पहले क्लासेस चल चुकी हैं उसमें मैंने आपको आगे जितने भी चैप्टर है सभी में कंप्लीट करा दी हूँ। ठीक है, और मैं आपको थियरी के साथ साथ मैं आपका PYQ भी कराती रहती हूँ, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होता जाए। ठीक है, ताकि आपको आगे चल के किसी भी प्रकार का डाउट ना हो आपके मन में। थियरी प्लस PYQs, ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपने कोई भी क्लासेस देखी होंगी, सभी क्लास में मैं आपको इसी प्रकार से पढ़ाती हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जिसने भी पीछे क्लास ना देखी हो तो चैनल पे जा कर के आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, मैंने आपके लिए हिंदी पेडागोजी और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ना हिंदी पेडागोजी की और हिंदी थियरी की, ठीक है, हिंदी ग्रामर, इन सभी की मैंने PYQ क्वेश्चन आंसर भी कराया है और मैंने इसकी थियरी भी आपको कराई है। ठीक है, तो आप लोग जाकर के चैनल पे एक बार देख सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था। ठीक है, किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की भूमिका जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स वर्तमान में हमारे प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझाते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकते हैं और न ही वे बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो रहा है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर भी बल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया गया है जो भारतीय शिक्षा विधि है, जैसे कि गीजू भाई, इन्होंने कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने एवं इसे क्रियान्वित रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकें की रचना की थी, कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं जो किशोर होते हैं, किशोर यानी कि फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ बात कही जा रही है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने एवं इसे क्रियान्वित रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की तथा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। उनका जो साहित्य था बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित था। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स गीजू भाई के बाद जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया और जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब तैयार किए गए लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे आज प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए जो आजकल की हमारी जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो बाल केंद्रित हो गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक बालक की ओर
अलग से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक बालक की ओर क्या होता है, अलग से ध्यान दिया जाता है। और पिछड़े यानी कि जो पिछड़े बैकवर्ड हुए और मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं तथा जो प्रतिभाशील बालिक होते हैं उनके लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। और बालकों की जो प्रवृत्ति होती है, जो उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, जो रुचियां होती हैं, उसके क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी भी रखनी पड़ती है। ओके, तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को दी जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, व्यवहारिक मनोविज्ञान ने व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे यह संभव हो सकता है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी को विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंधन करे। ठीक है, जैसे कि आज की शिक्षा को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान ना होकर के बाल केंद्रित हो गया है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे पहले क्या होता था, पहले जो टीचर होते थे उनको केवल पाठ्यक्रम की जानकारी रहती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनको बच्चों के बारे में, बच्चों की क्या क्या विशेषताएँ हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या उनके अवगुण है, क्या उनको आता है क्या नहीं आता है, उनकी जो पुराना ज्ञान है और नया ज्ञान है, इसके बारे में भी उनको समझाना और समझना पड़ता है। तो इससे इस बात का महत्व नहीं कि शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षण है और गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ठीक है, अगर बच्चे के बारे में टीचर सब कुछ जान जाएगा, उनको कितना पूर्व ज्ञान है, कितना उनको नया ज्ञान है, तो उसके बारे में तब टीचर को अच्छे से पता रहेगा, तो बच्चों के क्या करेंगे, उसका विकास अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। अब देखिए मैं आपको बताऊँगी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस संदर्भों में अनेक विशेषताएं बताई हैं जो इस प्रकार हैं। चलिए हम बताते हैं किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी विशेषता बताई हैं। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने देखिए बताया है बालकों को समझाना। बालकों को किस प्रकार से समझाना चाहिए। देखिए जो बालक होते हैं, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक होता है, शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना होता है। अतः जो शिक्षा होता है, शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें दिया गया है बालक जो कुछ सीखता है, ठीक है, उससे उसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताएं स्कूल में पूरी नहीं होती हैं, इसलिए क्या होता है, स्कूल से भाग जाते हैं। परंतु बालकों को समझने वाला जो शिक्षक है यह जानता है कि इसके दोष का मूल कारण उसकी शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिकों आवश्यकताओं में ही कहीं ना कहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो टीचर है, जो बच्चों को अच्छे से जानता समझता है, तो वो जानता है कि बच्चे किस प्रकार से किस दोष से वो ग्रसित है, जिस कारण वो भाग रहे। अगर वो शारीरिक रूप से है या फिर सामाजिक रूप से, फिर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के कारण वो कहीं ना कहीं वो पीछे हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेदों से परिचित कराता है और यह बनाना है कि
उसमें रुचि, स्वभाव तथा बुद्धि आदि की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। अतः कुशल शिक्षक जो है वो मंद बुद्धि सामान्य बुद्धि से भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो कुशल शिक्षक होता है वो मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि बालकों में भेद करके उन्हें क्या करता है, उनकी योग्यताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा देता है। और शिक्षा देने में शिक्षक को बालक और समाज की आवश्यकताओं में समन्वय भी करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब तक टीचर नहीं जानेगा कि बच्चों के अंदर किस प्रकार की बुद्धि है, जब टीचर जानेगा कि मेरे क्लास में जितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कौन से बच्चे मंद बुद्धि हैं, कौन से बच्चे कुशल हैं, कौन से बच्चे सामान्य बुद्धि के हैं, कौन से बच्चे कुशाग्र बुद्धि के हैं, तब तक टीचर क्या कर पाएगा, उनमें विभेद नहीं कर पाएगा और ना ही उनको अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे पाएगा। अगर वो एक समान शिक्षा देगा तो क्या सभी बच्चे को एक समान उनकी माइंड है, एक समान बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं ना। तो इस वजह से क्या होगा, पहले उनको बच्चों के अंदर अध्ययन करना होगा, उसके बाद वो बच्चों को समझा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट दिया गया शिक्षण विधि। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया बालकों को किस प्रकार से समझाना है। अब देखिए शिक्षण विधि, किस प्रकार की शिक्षण विधि उनको अपनानी चाहिए। तो देखिए, शिक्षा शास्त्र होते हैं, शिक्षकों को यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु वास्तविक समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, क्या पढ़ाया जाए ये तो निर्धारित होता है विषय वस्तु, पर कैसे पढ़ाया जाए ये किसको निर्णय कर लेना है, ये शिक्षक को लेना है। ठीक है, इस समस्याओं को सुलझाने में बाल मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का जो वक्र होता है तथा प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है और इनके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सिखाने में सहायता कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कराता है और उनमें सुधार के उपाय बतलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है मूल्यांकन और परीक्षण। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने मूल्यांकन और परीक्षण आपको हिंदी पेडागोजी में काफ़ी अच्छे से समझाया और पढ़ाया है और बताया है। ठीक है, तो आप सभी को वो समझ में आ गया होगा। तो आज देखिए हम आज आपको बताएंगे मूल्यांकन और परीक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए, शिक्षण से ही शिक्षक, ठीक है, शिक्षण से ही क्या शिक्षक की समस्याएं हल नहीं हो जाती, उनसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण, इवैल्यूएशन एंड टेस्ट करना होता है। अब देखिए यहाँ बात हो रही मूल्यांकन। मूल्यांकन से क्या होता है, परीक्षार्थियों की उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की है और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिली है तो क्या और क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किया जाए। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में क्या होता है, मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षण और मापों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द जो है वो परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में क्या होता है, जो बाल केंद्रित एवं शिक्षा होती है प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE पर जोर दिया गया है, जो बालकों के इस प्रकार के तनाव एवं दुश्चिंता को दूर करने में सहायक साबित हो रहा है। अगर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, यह सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE
का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन एक ही प्रणाली से है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये उद्देश्य क्या होता है? एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर क्या करता है? व्यवहार के परिणामों पर आधारित होता है। पहली तरफ क्या करता है? सिखाने पर भी उसको मतलब मूल्यांकन पर, दूसरी ओर क्या करेगा? व्यवहार के परिणामों पर आधारित करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका मूल्यांकन और परीक्षण। तो चलिए इसके और भी 2-3 पॉइंट है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यहाँ निरंतरता का अर्थ होता है इस पर बल देना कि छात्रों की वृद्धि और विकास के ज्ञात पक्षों का जो मूल्यांकन हुआ है एक बार ना होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर मूल्यांकन हो गया तो दोबारा नहीं होगा, जिससे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है। यह जो शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई होती है। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम दूसरे पद की बात करें। दूसरा पद होता है यानी कि व्यापक। व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूँकि जैसे कि क्षमताएं, मनोवृत्तियों और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, इसलिए यह पद क्या होता है? यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। परीक्षणकारी क्या करेंगे? परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी जो होते हैं दोनों प्रकार से होता है। यह जो है सीखने के क्षेत्रों में छात्रों के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे कि ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता। ठीक है, ये सभी किससे होता है? जो मूल्यांकन और परीक्षण होता है ना फ्रेंड्स, ये इन सभी चीज़ों का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ठीक है, कि उसके अंदर किस प्रकार के ज्ञान है, किस प्रकार की उसकी समझ रखता है और वो अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकता है कि नहीं, उसका वो प्रयोग किस प्रकार से करता है, अनुप्रयोग किस प्रकार से करता है, उसका उसने विश्लेषण किया है। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर मैंने आपको पढ़ाया था ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है पाठ्यक्रम। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में मैंने आपको बताया बालकों को किस प्रकार से समझाना है, उसकी शिक्षण विधि क्या है, मूल्यांकन और परीक्षण क्या है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ पाठ्यक्रम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होता है? सामाजिक और व्यक्तिगत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम यानी कि क्यूरिकुलम तैयार किया जाता है, जिसका विकास जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्य एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में क्या होता है? शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थियों की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न स्तरों पर कुछ सीखने की जो क्रियाएं होती हैं वो वांछनीय हो सकती हैं और कुछ क्या होती हैं? अवांछनीय हो सकती है। यह निश्चित करने में शिक्षक को विकास की विभिन्न स्थितियों का मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए।
इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यह तो मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया। इसके बाद देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसकी जो विशेषताएं होती है उसमें व्यवस्थापन एवं अनुशासन भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कि देखिए जो व्यवस्थापन होता है और अनुशासन, मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा व विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था, मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ शरारती बालकों में अच्छे समायोजक के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो शिक्षक होते हैं उसको उन्होंने दबाने के स्थान पर प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना पड़ता है। नेक्स्ट जैसे देखिए फ्रेंड, जो बाल मनोविज्ञान होते हैं उन्होंने शिक्षा को बतलाता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। जैसे कि शिक्षक को उनके असली प्रेरक कारणों का पता लगाकर उनके अनुकूल व्यवहार करना होता है। ठीक है, क्या होता है, बच्चों के अंदर मैनेजमेंट को और उनके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के बच्चे क्या करें, कोई चीज़ सीख पाएंगे नहीं, ना सीख पाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों के अंदर डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैनेजमेंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए दिया गया है प्रयोग एवं अनुसंधान। ये क्या कह रहा था कि फ्रेंड्स, जो बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान यानी कि प्रैक्टिकल एंड रिसर्च की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। जैसे कि नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए और उससे निकलने निष्कर्षों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि मनोविज्ञान ने क्षेत्रों में होने वाले नए नए अनुसंधानों से जो नए नए तथ्यों प्रकाश में आते हैं उनकी जांच करने के लिए भी शिक्षक को प्रयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता है, प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, ना फ्रेंड्स कि प्रयोग अनुसंधान क्या होता है और बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने एवं उनका निराकरण करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है, किसका सहारा लिया जाता है, बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे आगे चलिए हम बढ़ते हैं। अब बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है तो बाल मनोविज्ञान जो फ्रेंड्स है उसके बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं। तो अब हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो देखिए पहला दिया गया सिद्धांत प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, तीसरा लोकतांत्रिक सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कह रहा है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, मनोवैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कहानी एवं कविता के माध्यम से भी बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, बालकों को यदि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति जागरूक एवं उत्सुक होगा। यदि अगर हम बात करें शिक्षक को बाल अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है? शिक्षा को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि भेदभाव तरीके से। प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे प्रश्न किया जाए और जो बच्चे मंदबुद्धि हैं या फिर वो जो विशिष्ट बुद्धि के बालक होते हैं उनसे क्वेश्चन ना किया जाए। ठीक है, सभी से क्या करें, टीचर को समान व्यवहार रखना चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। बालकों में उसके सभी पक्षों को सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व विकास करने पर बल देना चाहिए। इनके माध्यम से क्या होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चयन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालकों की योग्यताओं के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीलापन, ज्ञान पर केंद्रित, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला, बालक के मानसिक स्तर के रूप में इत्यादि विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी बनाया जाए पाठ्यक्रम वो इसकी ध्यान में रखकर बनाया जाए, बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहा गया जो पाठ्यक्रम हो वातावरण के अनुरूप है और लचीलापन हो उसके अंदर और ज्ञान का केंद्रित हो। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। इससे आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे क्लास लंबी हो रही, लेकिन इसके बाद क्या होगा, मैं आपको ये क्लास लंबी क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास में आ गया है और जिसमें मैंने आपका हिंदी आपका कंप्लीट करा दिया है, ईवीएस कंप्लीट है। ये आपका रह गया फ्रेंड्स सीटेड पेडागोजी। ठीक है, ये सीडीपी पेडागोजी रह गया आपका, तो सीटेड पेडागोजी मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत से लगा के डाला है यूट्यूब पर, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई है। यह शिक्षा प्रणाली जो है, इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है तथा इस संदर्भ में व्यक्ति विभिन्नता को भी ध्यान में रखना है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। इस शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि या फिर क्रियाकलाप विधि इत्यादि। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित होता है। तो ये जो फ्रेंड्स प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डीवी इस शिक्षा पद्धति के पिता माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रगतिशील शिक्षा के जो जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जॉन डीवी को शिक्षा पद्धति के पिता माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके आगे चलिए हम बात करते हैं कि जो प्रगतिशील शिक्षा यानी कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इसके विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला दिया गया है प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार
निम्न हैं। पहला दिया गया मॉन्टेसरी शिक्षा यानी कि मॉन्टेसरी एजुकेशन। प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मरिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण सुपरविजन पर बल दिया गया। उनसे पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताता है तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, ये किसने बताया? ये मॉन्टेसरी विधि ने बताया कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है, उनसे पर्यवेक्षण के आधार पर पाया गया कि जो बच्चे हैं वो बच्चे स्वयं सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक केवल क्या करता है? सीखने की प्रक्रिया बताता है और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने स्वस्थ वातावरण में उसका निर्माण खुद से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मानववादी शिक्षा। मानववादी शिक्षा यानी कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। इसमें क्या होता है? इस तरह की जो शिक्षा होती है, शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग एवं तार्किक कौशल रीजनिंग स्किल्स को विकसित करता है। मानवतावादी शिक्षा जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। संरचनावादी शिक्षा क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविजन एजुकेशन। यह जो होती है फ्रेंड्स, यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगम तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम एक्सपेरिमेंट लर्निंग के माध्यम से करके सीखने पर बल देती है। संरचनावादी शिक्षा जो है, शिक्षा के अंतर्गत बालकों के अस्वस्थ के बारे में आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता होती है। तो ये तो फ्रेंड्स आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गया। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इसमें प्रायोगिक अधिगम होता है। ठीक है, ये प्रायोगिक अधिगम होता है जिसे एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने आप से बच्चे जो प्रयोग करते हैं, प्रायोगिक अधिगम करते हैं और इसके माध्यम से करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आता है फ्रेंड्स आपका अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ गया अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी प्रगतिशील शिक्षा जो है, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पहला सिद्धांत है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए दिया गया है प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इन्होंने बहुत से सिद्धांत बताए हैं जो प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सिद्धांत एवं वर्णन मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधान के आधार पर अग्र प्रकार से किया है। तो किस प्रकार से किया उस पर हम बात करते हैं। पहला देखिए इन्होंने कहा है मस्तिष्क एवं बुद्धि के बारे में, ब्रेन एंड इंटेलिजेंस के बारे में। इन्होंने कहा है कि मस्तिष्क एवं बुद्धि जो है मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम हैं जिन्हें वह जीवन की विभिन्न व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। ज्यों ज्यों वह सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है, ज्यों ज्यों वह सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है, ज्यों ज्यों वह क्या होता है, वह जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता जाता है। ठीक है, त्यों त्यों क्या होता है उसका, वैसे वैसे क्या होता है उसका विकास भी होता जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं, पहला चिंतन, दूसरा अनुभूति, तीसरा क्या है संकल्पन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपका मस्तिष्क एवं बुद्धि हो गया।
सेकंड बताया था उन्होंने नॉलेज यानी कि ज्ञान के बारे में। ज्ञान क्या है फ्रेंड्स? ज्ञान जो नॉलेज है वो कर्म की ही परिणाम है, कर्म का ही परिणाम। जैसा आप कर्म करेंगे आपको उसी प्रकार से नॉलेज मिलता है। कर्म जो होता है वो अनुभव से पूर्व आता है। अनुभव जो है वो ज्ञान का स्रोत होता है। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जला देगी, उसी प्रकार से उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित हो जाता है। जैसा जैसा बच्चे अनुभव करते हैं उसी प्रकार से उनका ज्ञान क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है मौलिक प्रवृत्तियाँ। सभी ज्ञान जो है व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है कुछ क्रियाओं का प्रारंभ जो होता है, और ये क्रियाएं ही व्यक्तियों की उन प्रवृत्तियों, मौलिक भावनाओं तथा रुचियों को जन्म देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको मौलिक वो बता दिया। तो अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको मौलिक प्रवृत्तियाँ बता दी। इसके बाद मैं आपको चिंतन बताऊंगी। चिंतन प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया। तो चलिए फ्रेंड, चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे चिंतन की प्रक्रिया दिया गया है। चिंतन केवल जो है वो मनन करने से पूर्व नहीं होता है और ना ही भावना समूह से इसकी उत्पत्ति होती है। चिंतन का जो कुछ कारण होता है वह किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया जो है वो सफलतापूर्वक चलती रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किंतु जब उसकी प्रगति में कोई बाधा पड़ती है तो वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के उपरोक्त सिद्धांतों एवं जो उसके कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणाओं के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की जो नींव है रखी गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जो बालक होता है, बालक को शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। ठीक है, उन्होंने कहा जो भी शिक्षा बच्चों को दी जाए वो उनके मानसिक विकास के अनुरूप हो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया जो निम्न प्रकार है। पहला इन्होंने बताया है बालकों की शक्तियों का विकास। तो बालकों में शक्तियों का विकास किस प्रकार से होता है, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जो बालक है इसका उद्देश्य बालकों का विकास करना है। बालकों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर ही अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन किया जाना चाहिए। बालक जो होते हैं, बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। जॉन डीवी की शिक्षा पद्धति से प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ और इसके अंतर्गत जो बालक होते हैं, बालकों को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिनसे उसकी स्फूर्ति यानी कि एक्टिविटी जो है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर एवं मौलिकता का विकास हो सके। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया बालक की शक्तियों के बारे में। अब मैं इसके बारे में बताऊंगी इसके आगे सामाजिक विकास की अवसर क्या क्या होते हैं। सामाजिक विकास में किस प्रकार से बच्चों को अवसर देना चाहिए ताकि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया सामाजिक विकास का अवसर। शिक्षा जो होती है वो बालक के लिए, शिक्षा जो होती है फ्रेंड्स वो बालक के लिए नहीं है, बल्कि जो बालक होता है बालक शिक्षा के लिए है।
ठीक है। शिक्षा क्या है, बालक के लिए नहीं, अपितु क्या है, बालक जो है वो शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा जो है फ्रेंड्स, शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो, जिनमें सहयोग की प्रवृत्ति हो तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। ठीक है, कार्य करने का कैसा वातावरण, स्वतंत्र वातावरण हो। सभी मनुष्यों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे क्या कर सके, बच्चे अपना सामाजिक विकास खुद से कर सके। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, जो शिक्षा होती है वो बालक के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि जो बालक है उसके लिए शिक्षा आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनतांत्रिक मूल्य का जो विकास कहा गया है, इसमें उन्होंने बताया है कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य का भाव स्थापित होना चाहिए। बालकों का जो व्यक्तित्व है विकास बेहतर हो, ताकि शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्थापना की जा सके। शिक्षा के द्वारा किसकी स्थापना की जा सके, जनतंत्र की स्थापना की जा सके। तो चलिए इसके बाद आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है अनुशासन का विकास। अनुशासन का विकास जो है फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुशासन का संबंध होता है केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से नहीं, अपितु सामाजिक परिस्थितियों से भी होता है। विद्यालय में एक समान उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक कार्यों के एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन उत्पन्न होती है तथा उनमें जो नियमित रूप से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। बालक क्या करते हैं, विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है उसमें बालक के चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों को ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, प्रेरित होकर वे स्वयं में अनुशासन की भावना का विकास कर सके, ताकि क्या हो, एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके बच्चा। ठीक है, बच्चा किस प्रकार बन सके, वे एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे तो आपको अनुशासन का विकास मैंने बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी प्राथमिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, आप सबसे मैं हमेशा कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको चैनल पे जितना भी वीडियो डाला गया सब भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। देखिए, जितना भी मैंने आपको बता रही हूँ, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया। तो जितना भी चैप्टर मैं करा रही हूँ, ठीक है, ये एक ही वीडियो में आपको करा रही हूँ। इसके बाद फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, PYQs भी मैं आपको कराते चलूँगी। तो अभी आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण क्या होता है। तो देखिए, सार्वभौमिकीकरण जो है इसका अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए 1ली से 8वीं तक
कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। इससे इस बात पर जोर दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो तथा 14 वर्ष तक बच्चे जो हैं वो स्कूल ना छोड़ें। ठीक है, 14 वर्ष तक क्या हो, बच्चे स्कूल ना छोड़ सकें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के जितने भी सार्वभौमिकीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलती हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। सर्व शिक्षा अभियान, इससे आपके एग्जाम में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्व शिक्षा अभियान ये जो है फ्रेंड्स, ये SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। इससे सभी के लिए शिक्षा अभियान से नाम से जाना जाता है। यह अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें और सब बढ़े का नारा दिया गया था। ठीक है, ये देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि सब पढ़े और सब बढ़े, यह नारा किस अभियान के अंतर्गत आया? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह नारा दिया गया था, सब पढ़े और सब बढ़े का नारा दिया गया था। और सर्व शिक्षा अभियान जो है फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 के बीच में प्रारंभ किया गया था। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है, इसका योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों निर्धारित किए गए थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, एक एक पॉइंट जो बता रही हूँ मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में यही पॉइंट उठा करके सेम टू दे दिया जाता है। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए साथ में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो विद्यालय है, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय या फिर विद्यालयों में वापस आना अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। ठीक है, क्या कहा गया है, विद्यालय जो है वो शिक्षा गारंटी केंद्रों में, वैकल्पिक विद्यालयों या फिर विद्यालय में वापस अभियान, विद्यालय में बच्चों को वापस लाने का अभियान जो है 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना था। इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की जो आयु वाले सभी बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। वर्ष 2010 तक क्या हुआ, 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। पहले 5 वर्ष तक के बच्चों को क्या हुआ, प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाई जाती थी। उसके बाद 8 वर्ष तक के बच्चों की जो है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवानी जानी चाहिए। ये आपका 2010 तक आया था। फिर इसके बाद क्या होता है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कराना। वर्ष 2007 में क्या हुआ तथा प्रारंभिक चरण, और 2010 तक क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर। 2007 में क्या हुआ, प्रारंभिक चरण। ठीक है, याद रखिएगा। 2010 में क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को खत्म करना। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, जितने भी जो लिंग संबंधी जो सामाजिक श्रेणी थी उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। ओके, ये सभी आपका क्या कब हुआ फ्रेंड, 2007
और 2010 के बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धि जो है वो निम्न प्रकार से रही। किस प्रकार से, देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग बल्कि नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां बुनियादी स्कूल की शिक्षा सुविधा नहीं है। कहाँ पर किया जाएगा, नए बस्तियों में, उन बस्तियों में बनाने का जहाँ पे क्या हो, किसी भी प्रकार की स्कूल शिक्षा की सुविधा नहीं हो, वहाँ पर स्कूल बनाने का सर्व शिक्षा अभियान का स्टार्टिंग किया गया था, प्रयास किया गया था शुरुआत करने की। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके अंतर्गत अतिरिक्त कक्षा, पीने का पानी, शौचालय का रखरखाव, स्कूल सुधार एवं अनुदान तथा अनुदान के माध्यम से वर्तमान स्कूलों के बुनियादी ढांचों में सुधार करना। यह अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराता है। और इस अभियान के अंतर्गत क्या होता था, लड़कियों एवं विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चों को पर विशेष ध्यान भी दिया गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या किया गया, पहले तो सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को वहाँ पर स्कूल खोला गया जहाँ पर कोई किसी प्रकार की शिक्षा की कोई बुनियाद नहीं थी। फिर उसके बाद वहाँ पे स्कूल में क्या हुआ, अच्छे से वहाँ पे कक्षा यानी क्लास की व्यवस्था की गई कक्षा की। उसके बाद पीने के पानी का स्वच्छ पानी बच्चों को उपलब्ध कराया गया, शौचालय का रखरखाव वहाँ पे सही से रखा गया। तब बच्चों का जो है वहाँ पे बुनियादी ढांचे सुधार में आए और बच्चों को अच्छी जीवन शैली के लिए जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा भी मुहैया कराया गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वहाँ पे इस अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत डिजिटल अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की उपस्थिति आशाजनक करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन जैसी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि अगर सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई तो किंतु क्या होगा, वर्ष 2010 तक यह सफलता लक्षित अनुपात तक प्रारंभ नहीं हुई है। वर्ष 2010 तक क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था पूरा होने के कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अभियान 2011 में लागू किया गया। तो देखिए फ्रेंड, जो सर्व शिक्षा अभियान रहा वो लक्ष्य जो है पूरा होने के बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार ने क्या किया, मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया था कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा और इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम भी 2011 तक लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, मध्याह्न भोजन स्कीम आया, मिड डे मील योजना, जिसको अब क्या कहा, अब इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, पीएम योजना ऐसा करके सेट किया गया। शायद ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या किया गया है, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगी, जो भी दूंगी सटीक दूंगी, राइट दूंगी। ओके, भले से अब मैं आपको एक क्लास की नहीं तो दूसरे क्लास में बताऊं, पर बताऊंगी जितना मैं आपको सटीक बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु से प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि सर्व शिक्षा अभियान को सक्सेसफुली बनाना था। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हो तथा स्कूल छोड़ने की
शक्ति में कमी हो इत्यादि को ध्यान में रखकर यह स्कीम शुरू की गई थी, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार वर्णित हैं। सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारणा एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को पोषाहार स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या होता था, पोषाहार योजना, यानी कि इसमें क्या होता था ना, पहले बच्चों को जितने बच्चे रहते थे ना, बच्चों के हिसाब से वहाँ पे जो बच्चों को अनाज वितरण किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, बच्चे केवल अनाज लेने के लिए स्कूल आया करते थे। तो फिर इसके बाद क्या होता था ना, मैं इसका आगे बताते चलती हूँ। पहले उस टाइम क्या होता था, बच्चों को जितने बच्चे स्कूल में रहा करते थे, सभी बच्चों को जितने बच्चों का नामांकन रहता था। तो बच्चे क्या करते थे, शिक्षा लेने के लिए तो नहीं आते थे स्कूल में, लेकिन जिस दिन ये होता था अनाउंसमेंट कि कल क्या होगा, आप लोगों को यहाँ स्कूल में इतना मतलब भोजन वितरण किया जाएगा, तो बच्चे क्या करते थे, भोजन के लालच में स्कूल आना प्रारंभ करते थे। तो देखिए इसके आगे क्या होता है। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, पहली से 5वीं कक्षा तक के जो देश के राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। किंतु इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले जो खाद्यान्न का पूर्ण लाभ था, वो छात्रों को न प्राप्त होकर के उसके परिवार को मिला जाता था। ठीक है, इसलिए क्या होता था, 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पहले क्या हुआ करते थे, जो स्कूल में जितने बच्चों के 80% जो बच्चे की उपस्थिति रहा करती थी, तो फ्रेंड्स जो पहले के स्कूल में क्या हुआ करता था, वहाँ पे कोई मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं रहता था तभी, तो वहाँ पे टीचर्स ऐसे ही नामांकन डाल दिया करते थे, और जो बच्चे नहीं भी आते थे उनका नाम लिख करके वो लोग अपने खाते में रख लिया करते थे। तो ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने पके पकाए भोजन बच्चों को उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया। कब से, 2004 से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका जो मिड डे मील योजना जो स्टार्ट हुई थी, वो कब से स्टार्ट हुई थी, आपकी 2010 से 2001 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो ये मिड डे मील जो भोजना आपकी स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्या 2004 से स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में मध्यावकाश में छात्र छात्रों को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोजन पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोजन पदार्थ दिए जाते थे। ठीक है, 4 दिन क्या होता था, चावल की खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, खीर हो गया, ये सब बच्चों को दिया जाता था, और 2 दिन क्या होता था, रोटी वगैरह बना करके बच्चों को खिलाई जाती थी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रत्येक छात्र छात्रा क्या करते थे, छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान था, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था भी की गई थी। पौष्टिक सुनिश्चित कराने के लिए यह तय किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन वाला हो। भोजन पकाने का कार्य जो है वो ग्राम पंचायतों की देखरेख में किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, जो मध्याह्न भोजन जो है वो वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दिनों तक फ्रेंड्स उपलब्ध कराया जाएगा, 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया मध्याह्न भोजन क्या होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। पहले क्या हुआ करता था, बच्चों को 80% उपस्थिति पे 3 किलोग्राम गेहूं पर स्टूडेंट्स पर दिया जाता था। ठीक है, फिर उसको बंद करके 2004 में क्या कर दिया कि 1 सितंबर 2004 में उस
प्रथा को बंद कर करके क्या किया गया, उसको पके पकाए भोजन को उपलब्ध कराया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो मध्याह्न भोजन है उसमें भी मतलब पौष्टिक तत्वों को ऐड किया गया कि ताकि बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन बच्चों को कम से कम प्राप्त किया जाए। ठीक है, दिया जाए। और मध्याह्न भोजन योजना जो है वो वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक चलनी चाहिए, क्योंकि 360 वर्ष होता है 360 दिनों का, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो छुट्टियों की वजह से क्या होता है, बच्चों का 200 दिनों का भोजन उपलब्ध करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे आ गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ एजुकेशन। इस अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में क्या हुआ, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया कि जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो शिक्षा का अधिकार है, यह अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए था। मुफ्त में क्या हो, इनको मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जाए बच्चों को। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो, 2005 में यह अधिकार विधेयक का संशोधित रूप हो गया और 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे थे उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए इतनी इजी हो गई थी शिक्षा बच्चों को देने के लिए कि उनको फ्री एजुकेशन मिल रहा था, फ्री में उनको मिड डे मील योजना भी प्राप्त हो रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व क्या क्या था, बच्चों को किस प्रकार से इसका महत्वता मिली। तो शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ठीक है, अधिक क्या है, कक्ष आयु के अनुसार क्या है, अधिक समझाती होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें क्या होता था, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इससे क्या हुआ, इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और किसी प्रजातंत्रीय देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा क्या होता है, शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह शिक्षा जो है वो वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन होता है। इन सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए इसके आगे बताया जा रहा है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के काबिल बनाती है। इसके अभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा क्या होती है फ्रेंड, शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सबके लिए
शिक्षा को अनिवार्य करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का प्रशंसनीय कार्य किया था। इस कड़ी के सर्व शिक्षा अभियान को इसका सहयोगी बनाना निसंदेह अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इस जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम का जो सर्वाधिक लाभ है वो श्रमिक के बच्चे यानी कि जो बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई तथा अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जा सकती है कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय न जाने वाले स्कूल बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियाँ। किस प्रकार से शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कमियां कौन कौन सी रह गई थी। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग और 14 से 18 वर्ष तक के आयु वर्गों के जो बच्चे थे उनकी बात नहीं की गई थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौतों के अनुसार 18 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको बच्चा माना गया है, जिससे क्या है भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष तक की आयु के शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई है। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स आपकी कमियां रह गई। ठीक है, तो आई होप आप सभी क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आपकी थियरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, PYQs के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको वही PYQs करा रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको जितना मैंने बताया, अगर यहाँ से कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है वो किस विचारक द्वारा किया गया था। तो देखिए, जॉन डीवी द्वारा किया गया था ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर आपका आ गया। पहला क्वेश्चन है आपका जो आपका सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, सेकंड ऑप्शन दिया गया धैर्य एवं दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन दिया गया शिक्षक पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता। मैं आपको टाइम देती हूँ, जिसको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं, एक शिक्षक में निम्न में से किसे मतलब धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ठीक है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। फर्स्ट तो ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, सेकंड का आ गया बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सेकंड का आ गया है रटने को प्रोत्साहित करके, एंड फोर्थ ऑप्शन का आ गया अग्र शिक्षण की तकनीकी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शिक्षण है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने की बात कही जा रही है ना, बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है।
तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो चैप्टर चल रहा है आपका वो कौन सा चल रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा और पद्धति के शिक्षा पद्धति को अपनाकर, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, जो भी आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बात हो रही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए प्रगतिशील जो शिक्षा है उसमें होगा आपका, देखिए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी भी अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पहले आपको थ्योरी बताई है, उसके बाद मैं आपका PYQs करा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो PYQs पूरा अच्छे से एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप फ्रेंड्स, दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आपके सामने है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में फ्रेंड्स कह रहा है CBSE, ठीक है, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि क्या अपेक्षा की जा सकती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो देखिए इसमें तो सेकंड ऑप्शन सक्रिय भागीदारी की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन चलिए पढ़ते देखते क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो इन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्रिय भागीदारी की बात हो रही है, ठीक है। बच्चा जो है वह सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करे और सामाजिक कौशल सीखे, ठीक है। ये क्या होगा आपका? ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर सभी का? कुछ डाउट है तो कब बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका दिया गया है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता की। सेकंड कह रहा है सुगमकर्ता की। थर्ड कह रहा है निर्देशन की। एंड फोर्थ कह रहा है तालमेल बैठाने वाले। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है फ्रेंड्स। इसमें देखिए बात हो रही है बच्चों में ज्ञान की रचना, बच्चों में किसकी रचना? ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता जो होती है वह इस परिप्रेक्ष्य में कि एक शिक्षक की भूमिका जो होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए? निर्देशन के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेड सितंबर 2015 में पूछा गया है। बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों का एक कोने में बैठना। सेकंड कह रहा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि वे अधिक गतिविधियों जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल जो विधियां कह रहा है, इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लिए कमेंट करके, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है वो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ये भी आपका सीटेड फरवरी 2016 में पूछा गया है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका क्या कर रही, बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपकी बात हो रही है जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, समूह में बच्चे बैठेंगे तो उसमें जो शिक्षिका होगी बारी बारी से एक समूह में जा कर के क्वेश्चन आंसर करेगी, तो वो जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नो डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा तुरंत। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेड फरवरी 2016 में पूछा गया। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, यहाँ पे बात हो रही है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्री का अर्थ देने की, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका बचा हुआ कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या करेगा। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेड सितंबर 2016 में पूछा गया है। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास जो फ्रेंड्स आपकी होगी वो बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में होगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊंगी इसमें बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के बारे में। मतलब कि फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले की क्लासों में कि बुद्धि के बारे में बताने वाले सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था बुद्धि यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए एग्जाम में उसके बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, जो इंटेलिजेंस शब्द है ना, इसका प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समक्ष इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। और देखिए, यह जो वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है,
बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर कोई भी जो समस्या है, कोई भी जो शक्ति है, उसको हम जानने के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम अपने बल का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बताया गया है, बुद्धि जो है, बुद्धि हमारे शरीर की वह शक्ति होती है जिससे हम अब कोई भी समस्या हो उसका समाधान निकाल सकते हैं। ओके, बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद हैं, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है और इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। अब देखिए, जो मानव विकास होता है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। बुद्धि जो होता है फ्रेंड्स, बुद्धि के 3 पक्ष बताए गए हैं। पहला है कार्यात्मक पक्ष, दूसरा है संरचनात्मक पक्ष और तीसरा क्या है, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, ये 3 प्रकार की बुद्धि के पक्ष बताए गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो बुद्धि होती है, बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है स्थूल बुद्धि एवं तीसरा है अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इन सभी बुद्धि के बारे में फ्रेंड्स मैंने आगे की क्लासों में आपको बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल पे जाएंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें फ्रेंड्स आपको सीडीपी से रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ और आपको थियरी भी मिल जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं हिंदी पेडागोजी और हिंदी ग्रामर दोनों मैंने पढ़ाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, इसके पहले का क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा चुकी हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स सीटेट 2012 में पूछा गया है, जनवरी 2012 में। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य पूर्व कार्य का उपयोग करती है, वह किस चीज से प्रभावित है। ठीक है, पहला कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दूसरा कह रहा है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा कह रहा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से एंड चौथा कह रहा है वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। ठीक है, जिसको पता है वो लोग कमेंट करेंगे, जिसको नहीं पता देखिए मैं आपको बता दूं। जो पियाजे हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही किसकी, बहुबुद्धि की बात हो रही। ठीक है, क्योंकि जो एक शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को बहुत अलग अलग तरीके से अधिगम शैलियों से संतुष्ट करा रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अलग अलग भाषा शैली का भी यूज कर सकते हैं। तो ये किसमें होगा, ये हावर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बुद्धिमत्ता सिद्धांत से हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बुद्धि लब्धांश सामान्यतः टेस्ट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स देखिए आपका सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने लिया है ये सभी क्वेश्चन आपके पुराने ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ लीजिए, मैं आपका सॉल्व करा रही हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि जो बुद्धि लब्धांश है ये सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मध्यम से, सेकंड ऑप्शन दिया है कम से कम, थर्ड ऑप्शन दिया है पूर्व एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है उच्च। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा आपका, शैक्षणिक निष्पादन से बात हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, शैक्षणिक निष्पादन से जो आपका संबंधित रहेगा वो है उच्च रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, किससे फ्रेंड्स है ये, उच्च रूप से। ठीक है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भी आपका सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। सेकंड कह रहा है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है बहुबुद्धि सिद्धांत की। तो देखिए आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत क्या होता है। ठीक है,
बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था, द्विकारक सिद्धांत बताया था। तो देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, इसने देखिए जो एक कारक सिद्धांत होता है वो बीने टर्मन स्टर ने दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करें द्विकारक सिद्धांत, तो ये स्पीयरमैन ने दिया था। और जो बहुकारक सिद्धांत होता है ये थार्डाइन ने दिया था। और प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो थॉमसन ने दिया था। और जो समूह कारक सिद्धांत है ये थर्स्टन ने दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है बहुआयाम सिद्धांत की, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाएं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। वो बहुत प्रकार की बुद्धि का यूज करेगा, उसके बाद उसके अंदर जो समुच्चय आएगा उस समुच्चय से जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चन आंसर है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के लिए, ओके। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि 16 वर्षीय बच्चा, एक 16 वर्ष का बच्चा है, उसकी जो बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 15 वर्ष, सेकंड दिया गया 12, थर्ड दिया गया 8 वर्ष और चौथा दिया गया 14 वर्ष। तो बताइए फ्रेंड्स, जो 16 वर्ष का जो बच्चा है उसकी जो बुद्धि लब्धि प्राप्त हो रही है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितने वर्ष की होगी? वो 75 अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि होगी वो होगी 12 वर्ष की, ठीक है। कितने वर्ष की फ्रेंड्स होगी? 12 वर्ष की होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 है। डेस के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संदर्भगत, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अवयवभूत, थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका सामाजिक एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अनुभाविक। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में फ्रेंड्स बात हो रही है देखिए सोशल की। सोशल यानी कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स ये सामाजिक, ओके। जो सामाजिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है सामाजिक की। सामाजिक के अतिरिक्त जो बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रिरत्न सिद्धांत में दिया। स्टर्नबर्ग ने जो त्रिरत्न सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने संदर्भगत बताया है, अवयवभूत बताया है और अनुभाविक बताया है, ठीक है। इसको भी मैंने आपको बताया है नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्क्रिप्शन से अच्छे समझा के। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है यह किस पर बल देता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है सामान्य बुद्धि में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं में, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं में। तो इसमें फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए 32 क्वेश्चन नंबर जो है ना, इसमें आपका हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है फ्रेंड्स ना, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इस पर वो बल देते हैं। इस पर फ्रेंड्स वो बल देते हैं प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यता होती है, ठीक है, इस पर वो बल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, ओके। समझ में आया आप सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ है वह शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो किसको योग्य बनाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट जानकारी देना, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका,
इसमें आपका जो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ रखने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है जो विविध प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं उनके शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ओके, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के संबंध में नहीं है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ओके, आप देख रहे हैं जो मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ बहुबुद्धि सिद्धांत का, बुद्धिमत्ता का, ये फ्रेंड्स जो आपका इंटेलिजेंस चैप्टर है इसमें कितना क्वेश्चन आंसर आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है मैं सभी आपको सॉल्व कराते चल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है यह सुधारित नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हैं वो प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है ये कि इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुबुद्धि सिद्धांत मैंने आपको यही बताया है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे वो उनका जो दिमाग होगा वो मल्टीपल थियरी होता है। ठीक है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं वो। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 3। ओके, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 35 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन उसमें आपको बताती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले देखिए क्वेश्चन जो है आपका सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको वैध नहीं माना जाता। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विशिष्ट परीक्षणों, फर्स्ट आंसर आपका कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां यानी कि डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह भी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर रहा है बहुबुद्धि यानी कि डिफरेंट इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो डिफरेंट इंटेलिजेंस होगा उसमें जो विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियाँ डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं होता है। तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है प्रायोगिक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है संसाधन पूर्व बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है गणितीय बुद्धि। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स त्रिस्तरीय बुद्धि की बात कही जा रही है यहाँ पे। कौन सी फ्रेंड्स त्रिस्तरीय बुद्धि। तो त्रिस्तरीय जो बुद्धि है फ्रेंड्स ये स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत है, इन्होंने व्यवहारिक बुद्धि में दिया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं और क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपका सितंबर 2014 में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फर्स्ट पेपर करा रही हूँ। ओके, कौन सा पेपर करा रही हूँ मैं आपको फर्स्ट पेपर करा रही हूँ। तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डेविस वेस्लर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अल्फ्रेड बिने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो फ्रेंड्स देखिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो देखिए फ्रेंड्स अल्फ्रेड बिने थे, इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है
जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अभ्यास क्या करता है, उनके द्वारा जो त्रुटियां की जाती हैं उन त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसका है? ठीक है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है E.L. थर्नडाइन, सेकंड ऑप्शन दिया है जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन दिया गया है J.B. वाटसन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया लेव वाइगोस्की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें आपका जो E.L. थर्नडाइन है, इन्होंने ही बताया है कि जब बच्चा एक अवधारणा को सीखता है, एक कॉन्सेप्ट को सीखता है और उसका प्रयोग करता है, ठीक है, अगर वो एक कॉन्सेप्ट को सीखेगा, एक अवधारणा को सीखेगा और उसका प्रयोग करेगा, तो जो उसका अभ्यास होगा वो उसके द्वारा जो त्रुटि कर रहा है बार बार, उसको क्या करेगा, वो त्रुटियों को अपने जान जाएगा और उसको सुधारने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसको कम करने में मदद करता है और यही विचार जो है ये E.L. थर्नडाइन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आप सभी को? अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 39। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है याद करना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है गति करना, थर्ड ऑप्शन कह रहा है विचार करना एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सहानुभूति देना। तो बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि को, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का फ्रेंड्स जो है यहाँ पे, तो संवेगात्मक बुद्धि का जो संबंधित होता है वो किससे होता है? तो सहानुभूति से संबंधित होता है। तो सहानुभूति आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इसमें फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है तो इसका आंसर भी क्या होगा? निगेटिव में ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, सेकंड ऑप्शन कह रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स, सेकंड आंसर कह रहा है आपका केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो आप बताइए जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें फ्रेंड्स कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको टैगवर्ड बताया है कि जो केवल है ये क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे जो त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव का आंसर निगेटिव के साथ आपका जा रहा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें आपका आंसर करेक्ट होगा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ओके, तो 40 में फ्रेंड्स आपका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करके हमेशा पूछ लीजिएगा, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है फ्रेंड्स कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा। फिर क्या हुआ? जो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय था। डैश बुद्धि क्या था? उच्च स्तरीय था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही? मधुर संगीत की। तो मधुर संगीत जो फ्रेंड्स है, मधुर संगीत को बजाते हुए उन्होंने देखा। तो वो क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है शारीरिक गति बोधक, सेकंड कह रहा है संगीतमय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाषाई एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका स्थानिक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कक्षा में यहाँ बात हो रही है मधुर संगीत की, ठीक है, अगर वहाँ पे लेक्चर की बात होती, भाषण की बात होती, तो आपकी वहाँ पे भाषाई बुद्धि हो जाती। अगर वो शारीरिक रूप से कोई गति करता, कोई खेल खेलता या फिर कोई प्ले करता, तो उसमें क्या हो जाता? आपका एक शारीरिक गति बोधक हो जाता। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है संगीत की, मधुर संगीत बजाते हुए गाते हुए देखा टीचर्स ने इसको, राघव को। तो टीचर्स के अंदर क्या है, जो कक्षा अध्यापक है उन्होंने विचार किया कि राघव में संगीत में बुद्धि क्या है? उच्च स्तरीय पर है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड?
तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 42, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अनुकूलन चिंतन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि स्मृति आधारित चिंतन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अपसारी चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अभिसारी चिंतन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 42 क्वेश्चन का। तो देखिए जो 42 क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है। ये फ्रेंड्स जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो आपका ना स्मृति चिंतन में आपका याददाश्त आ जाएगा। अभिसारी और अपसारी चिंतन जो फ्रेंड्स होता है इसको मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था, आप लोग पिछली क्लास देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही अनुकूलन की। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है अनुकूलन की, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धि है। ये भी आपका सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। बुद्धि है, बुद्धि क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, बुद्धि क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक अकेला और जाति विचार है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि दूसरों के अनुकरण की योग्यता है एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक विशिष्ट योग्यता है। तो बताइए बुद्धि क्या है। मैंने आपको पहले बताया ना क्लासेस में बुद्धि क्या है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो बुद्धि है, बुद्धि दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है, वह दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता होती है। इसमें आपका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका कह रहा है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको कराया ना, सभी आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, सभी पूछा गया है। तो देखिए इसके पहले जो मैंने आपको क्लास दी है, जो मैंने आपको कंटेंट की क्लास दी थी बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि की। ठीक है, आपको कंटेंट की क्लास कहीं नहीं मिलेगी, आप चाहे यूट्यूब पर चले जाएं, चाहे आप किसी की, अगर आपने किसी का कोर्स परचेज किया है तो आपको भी फ्रेंड जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको कहीं नहीं मिले, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको करा रही हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये मुझे पता है आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए जो 44 क्वेश्चन नंबर है इसमें हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर जो है इनके बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। जो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको हार्वर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हार्वर्ड गार्डनर क्या है, इन्होंने क्या क्या किस चीज़ का इन्होंने दिया था, तो देखिए मैं बता दूं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं इन्होंने 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 3 कारक पर बल दिया था। पहला कारक उन्होंने बताया था, ठीक है फ्रेंड, इन्होंने बहुत से कारक बताए थे, अगर आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहला कारक इन्होंने बताया था बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर के बहुकारकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक ज्ञान होता है बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, जो बुद्धि के विभिन्न प्रकार के एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और उन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, तो आइयो फ्रेंड्स आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो आंसर होगा 44 क्वेश्चन का आपका सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।